अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अनदर हमारे एक्साइटिंग एंड एजुकेटिंग एडिशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस शो में। मेरा नाम फहद मतीन है, आप सब जानते हैं, मैं होस्ट हूँ इस शो का। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हमारा शो, जैसा कि आपको पता है, हमेशा एक पॉजिटिव शो होता है और मैं दुआ करता हूँ कि आपके लिए ये मालूमाती शो भी रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपका जो हफ्ता गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो आगे वीकेंड आने वाला होगा उस पे भी आपकी मसरूफियात ज़रा अच्छी और रिलैक्सिंग होगी। ये शो इंस्पायर एफएम से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और ये रिकॉर्डेड शो है। ये हमारा एक रिकॉर्डेड शो है जो कि हमने प्री रिकॉर्ड किया था। और डेफिनेटली ये शो की आवाज़ हमारे तमाम लिसनर्स को जा रही होंगी जो हमें सुन रहे हैं लूटन में या उसके सराउंडिंग एरिया से, जैसे डंस्टेबल, हार्पेंट एंड बेडफोर्ड, या अगर हमारे एयरवेज को वो सुन रहे हैं एस्पायर एफएम के रेडियो पे, ऐप पे या हमारी वेबसाइट पे, या अगर आप चाहें तो हमें देख भी सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे। जी हाँ, ये उधर भी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे भी ब्रॉडकास्ट की जा रही है इसकी रिकॉर्डेड वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शो में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेके चलते हैं और बाज़ औक़ात हम जो है अपनी टॉपिक्स, जैसा कि आपकी बेहद फरमाइश के ऊपर हम कुछ टॉपिक्स उर्दू में भी करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक प्योरली उर्दू के अंदर होगा। और जो है कि एक मालूमाती टॉपिक इस सेंस पे भी है कि एक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि अक्सर बेशतर लोग जिनसे बंदे जो हैं वो सफ़र करते हैं आए दिन। और डेफिनेटली हमारे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ की लुक आफ्टर करें, मेक श्योर करें कि हम लोग अच्छी तरीके से पानी पिएं और अपनी सेहत की देखभाल करें। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस शो में सिर्फ एक होस्ट हूँ और ज़्यादातर बातें मैं नहीं कर रहा होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा चांस अपने गेस्ट को दूँ और वो उन्हीं से मैं सवालात करूँ और उनकी मालूमात ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक जानी मानी हस्ती है लूटन की, हमारे जीपी हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिल पसंदीदा जीपी हैं। अक्सर बेशतर लोग इनसे मुख्तलिफ मालूमात लेते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। मैं उनको पिछले 15 साल से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस वक्त जीपी पार्टनर हैं बेल हाउस मेडिकल सेंटर में एंड इनका नाम है डॉक्टर कासिम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही याद आती है, वही मुराद की। That's nice to know. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हमेशा से एक अच्छा ताल्लुक रहा था वेरी फर्स्ट डे से, जो कि पहले एक दिन लुटन में आपके साथ ही था। एक यादगार दिन था आपके लिए, ज़्यादा मेरे से ज़्यादा आपके लिए यादगार दिन था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे एक शो की एक सिलसिला हमेशा से रहता है कि हम हमेशा अपने गेस्ट को जब वेलकम करते हैं तो उनको कहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपका थोड़ा बैकग्राउंड। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली पाकिस्तान का ग्रेजुएट हूँ। लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, माशाल्लाह। और उसके हाउस जॉब करने के फ़ौरन बाद फिर मैंने इंग्लैंड का रुख किया फर्दर ट्रेनिंग के लिए, और फिर हॉस्पिटल्स में काफ़ी मैंने ट्रेनिंग की रजिस्ट्रार लेवल तक। फिर उसके बाद एकदम से ख्याल आया कि अब मुझे प्रॉपर मेडिसिन करनी चाहिए, तो फिर मैं जनरल प्रैक्टिस में अप्लाई किया और वहाँ पर आ गया। और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छा फैसला था, जिससे आपकी कम्युनिटी के साथ जो कांटेक्ट है वो बहुत बरकरार रहा, और एक मौका आपको मिलता है जानने का कि कम्युनिटी में लोगों के हालात क्या हैं और ग्राउंड लेवल पर मेडिसिन कैसे की जाती है। जी हाँ, वो तो एक है बात बड़ी ज़बरदस्त, ज़रूरी होनी चाहिए। और स्पेशली अगर हमारे जो जीपीज़ अगर हमारी अपनी ज़बान बोलते हैं तो हमारे वो पेशेंट जो कि इंग्लिश में अक्सर बेशतर स्ट्रगल करते हैं या अपनी सिम्टम्स डॉक्टर को बता नहीं सकते, उनके लिए भी काफ़ी आसानी रहती है। जी, ये अक्सर मैंने बात नोट की है कि हमारी कम्युनिटी में लोग थोड़े एक तो हिचकिचाते हैं, और ऊपर से शायद ये डरते हैं बात करने से, और बात को एक्सप्लेन करना भी उनको, अपनी बात सही तरीके से बताना भी शायद उनको नहीं आता अंग्रेजी में। इसलिए जब वो ये देखते हैं कि आपका डॉक्टर आपकी ही ज़ुबान में बात कर रहा है,
तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है। जो अल्फाज वो यूज़ करते हैं, जो उर्दू की टर्म्स वो यूज़ करते हैं, वो एक शेयर्ड कल्चर है। वो उनके लिए भी समझना आसान है, मेरे लिए भी समझना आसान है। तो इसमें वो ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, ज़रा दिल खोल के वो बात कर सकते हैं। जो अंदर उनके बातें दबी हैं वो खुल के बयान कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि शायद शायद इसीलिए लोग उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ बात करना ज़्यादा आसान समझते हैं। तो अ, इसी 10 साल से, बल्कि अब तो ज़्यादा टाइम हो गया 15 उससे, साल हो गए मतलब सर जी। तकरीबन 15 साल से तो मैं आपको जानता हूँ जीपी प्रैक्टिसिंग करते हुए। 7 साल से तो एज पार्टनर ही हम्म, काम कर रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा माशाल्लाह, सिलसिला चल 7 रहा साल हो गए बेल हाउस में। है। 7 साल हो गया बेल हाउस वाह, में। ऐसा लगता है कल की बात थी जब आपने ज्वाइन बिल्कुल, किया था। मुझे खुद ऐसे लगता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। और ज़ाहिर-सी बात है, एक आपसे वैसे भी दोस्ती तो है ही है, हम्म। और एक दिल लगी भी है, और साथ में आप मेरे जीपी भी हैं तो इसलिए भी ज़्यादा अजीब बात रहती है, क्योंकि जब तालिब नहीं होते तो आपको पकड़ लेता हूँ, मैं कहा आ जाओ भाई। अच्छा, दूसरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अक्सर और बेशतर लोग इससे इस तकलीफ में मुब्तला होते ही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन के ऊपर, और हम लोग इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि माइग्रेन क्या है, सर दर्द और माइग्रेन में फ़र्क क्या है, क्या ज़रूरी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर हम आज की बातें करेंगे। और साथ में कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर होगी, नॉर्मल डॉक्टरी की ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे से भी काम चल सकता है, तो उन सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सो जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक माइग्रेन के ऊपर है, तो डॉक्टर साहब पहले तो मुझे बताएं कि माइग्रेन होता क्या है, इसके ट्रिगरिंग सिम्टम्स क्या हैं, और इनको फर्क किस तरह किया जा सकता है। ये पहले तो ये बात समझने की है कि माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आमतौर पर लोग सर दर्द ही समझते हैं, लेकिन ये इसका कम्युनिटी पे और आपकी डेली लाइफ पे इतना मेजर इम्पैक्ट है कि अगर आप यूके में देखें तो बहुत से लोग काम पर नहीं जा सकते या अपनी सिक लीव लेते हैं माइग्रेन की वजह से। तो इसको खाली सिंपल या आसान जुबान में सर दर्द कह देना थोड़ी मेरे ख्याल में जाती होगी। वो तो माइग्रेन कुछ समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ क्या है। हम्म, अगर आप सिंपल जो सर दर्द है उसको देखें तो आपको सर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उससे आपका काम करने की सलाहियत जो है वो अफेक्ट नहीं होती। आपको सर दर्द हो रही है, आप फिर भी अपना काम कर रहे हैं, आपने कोई गेम खेलनी है, आपने कहीं जाके पढ़ाना है, आपने किसी पेशेंट को देखना है, फिर भी अपना काम करते रहते हैं। ये एक सिंपल सर दर्द है जिसको टेंशन है हेडेक भी कहते हैं। यूजली जहाँ सर्द के सामने होती है, प्रेशर फील होता है। माइग्रेन की जो खास बात यह है कि उसके साथ कुछ एसोसिएटेड, उसके साथ कुछ मुंसलिक और भी सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से वो मुनफरिद हो जाती है। अब अगर उन सिम्टम्स की बात की जाए तो अगर आप देखें कि माइग्रेन शुरू होती है सर दर्द होने से 2 दिन पहले ही। अच्छा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं कि अगर माइग्रेन के पेशेंट्स की डिटेल में हिस्ट्री ली जाए तो उनको एहसास होगा कि 2 दिन पहले से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका मूड ख़राब है, उनको थकन महसूस हो रही है, उनको ये महसूस हो सकता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन है, जिसकी उनकी किसी चीज़ पर भी फोकस करने की जो सलाहियत है वो अफेक्ट हो रही है। इसको उर्फ आम में, कम से कम मेडिकल टर्म्स में, ब्रेन फॉग कहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप के इर्द गिर्द एक धुंध छाई है, आप देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके पार आप देख नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इरिटेबिलिटी होती है, आपका चिड़चिड़ापन रहता है। ये आपको 2-3 दिन तक ये चीज़ चल सकती है। हो सकता है कि आप की नींद जो है वो खराब हो रही हो इसकी वजह से, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो इसकी। इसको प्रोड्रोमल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्रोमल फेज। ओके। ठीक है, इसके फौरन बाद जो है, अगर तो माइग्रेन की हेडेक होनी है तो आपको कभी कभार खास तरह के
सिम्टम्स आते हैं उनको कहते हैं ऑरल सिम्टम्स, उनको समझना ज़रूरी है। मसलन मसलन आपको एकदम से महसूस होता है या हो सकता है कि आंखों के गिर्द या आंखों के सामने तेज लाइटें चल रही हैं अच्छा, आपको। हमारे वो हाँ, जलबु जो ऐसा लगता बिजली है। चमक रही हाँ है, हाँ। ठीक है। कानों में आपको लगता है कि आवाज़ें आ सकती हैं, आपको ख़ास तरह की बुरी स्मेल भी आ सकती है, अच्छा। ठीक है। तो ये इनको कहते हैं ऑरल सिम्टम्स। इसका मतलब है कि आपको हेडेक होने वाली है। ये कोई 4 घंटे तक, 1 से 4 घंटे तक ये बात चल सकती है और उसके बाद आपको सर की दर्द शुरू होती है। वाओ। ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखें माइग्रेन में, तो एक सर के एक साइड पर दर्द होगी, या राइट या लेफ्ट। कुछ लोगों में जो है दोनों साइड पर होती है, लेकिन टिपिकली सर के एक साइड पर दर्द होगी, ठीक है। और उस दर्द के साथ आपको और कुछ फीचर्स नज़र आएंगे। आपको जो है लगेगा कि लाइट जो है वो आपकी आंखों में दर्द कर रही है। आप लाइट को देखना नहीं चाहते हैं, आप डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में बैठना चाहते हैं, क्योंकि लाइट आपको तकलीफ पहुंचाती है। इसी तरह जो लाउड आवाजें हैं, जो वो आपको कानों में तकलीफ देंगी, गुस्सा ठीक है। चढ़ने लगता है मुझे, चीज याद है। इरिटेबिलिटी आपको बहुत रहती है, मूड आपका खराब होता है, और साथ आपको अक्सर लोगों को उल्टी आती है, नौजिया होता है, और साथ साथ उल्टी आती है, ठीक है। ये सारे काम जो हैं, ये थोड़ी देर बाद जब सिम्टम्स आगे चलते हैं तो फिर आपको जिस्म में दर्द शुरू होती है। आप जहाँ हाथ लगाते हैं, जब आपको सर दर्द हो रही होती है तो आप हाथ लगाते हैं तो आपको दर्द होती है। फिर कुछ घंटों बाद आपको कहीं और हाथ लगाएंगे, दर्द शुरू हो जाएगी। इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं क्यूटेनियस एलोडाइनिया, यानी कि ओवर स्टिमुलेशन टू या ओवर सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई, ठीक है। कुटेनियस डाले। हाँ, क्यूटेनियस मींस स्किन, हम्म। एलोडाइनिया मींस सेंसिटिविटी टू पेन, हाँ। ठीक है। तो आपका जो पेन का जो रिस्पॉन्स है, वो नॉर्मल स्टिमुलस को, अगर मैं यूजुअली हाथ लगाऊं मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपको माइग्रेन की तकलीफ होती है तो आपको हाथ लगाने से, नॉर्मल प्रेशर से भी दर्द होगा, ओह वाह। ठीक है। और ये सिम्टम्स जो हैं ये चलते हैं तकरीबन अगेन एक घंटे से लेकर 3 दिन तक चल सकते हैं। 3 दिन तक? 3 दिन तक आपको ये माइग्रेन की तकलीफ रह सकती है, और उसके बाद एकदम से आपकी हेडेक ठीक हो जाती है, और आपको कुछ अरसे के लिए लगता है कि आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, आप खुश महसूस करते हैं। आपको अभी भी आपको लगता है कि वो ब्रेन फॉग वापस आनी शुरू हो गई है, लेकिन एकदम से आपको नींद आ जाती है। जाहिर सी बात है। आप से वो रोका नहीं जाता, आपने बस इतनी थकन होती है कि आपने सोना ही सोना है, ठीक है। उसके उसके बाद आप थोड़ी कुछ अरसे के लिए आपका मूड जो ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन फिर आप अपनी नॉर्मल बेस लाइन पर आ जाते हैं। सही। तो ये जो फोर्थ फेज है, इसको कहते हैं पोस्ट ड्रोमल फेज। तो एक आपका प्रोड्रोमल फेज था जो स्टार्ट में था, फिर आपको हेडेक शुरू हुई, फिर वो हेडेक ठीक होनी शुरू हुई, फिर आपका पोस्ट ड्रोमल फेज आ गया, और उसके बाद आप वापस अपनी पोस्ट इक्टल स्टेट में आ जाते हैं, नॉर्मल जो स्टेट आपकी में आ गए। नॉर्मल स्टेट है। ये बिल्कुल वैसी ही प्लेन है जैसा कि अक्सर आपको एपिलेप्सी के पेशेंट्स में नजर आता है। और यही नई रिसर्च जो है वो कहती है, पहले माइग्रेन के बारे में सोचा जाता था कि ये वैस्कुलर पैथोलॉजी है, ये ब्लड वेसल्स का ही मसला है, उसी के एक्सपेंशन वगैरह से होती है, वैस्कुलर थ्योरी चलती थी। अब जो लेटेस्ट जो तरीका है इसके बारे में सोचने का, वो ये है कि ये न्यूरोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। ये शुरू ब्रेन के सेल्स में ही होती है। ब्रेन के सेल्स में ही जो है उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब है कि सेल्स जो हैं उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रही है, और वो फिर वहाँ से स्प्रेड करती है, वो आपकी जो नर्व्स हैं उसमें जाती है, वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाती है, और फिर आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं, और फिर आपको वो टिपिकल हेडेक होती है, जिसमें थ्रॉबिंग पेन हो थ्रॉबिंग रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक होती है आपको। और ऐसा लगता है जैसा और कोई इसी धक धक हो रहा जो ये जो नर्व जो स्टिमुलस है जो चल रहा है ब्रेन में, है। इसी की वजह से आपकी नर्व्स जो हैं वो ओवर सेंसिटाइज होती हैं, और फिर आपको ये दर्द होती है, क्यूटेनियस एलोडाइनिया होता है सारा।
अच्छा, ये जो फेजेस आपने बताए, आपने हम्म, 3 फेजेस बताए, हम्म, जो 3 फेज में चलो समझ में आती है, 3 दिन ये जो बाज़ लोगों को चलता है। हम्म, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, मेरे साथ हुआ है ऐसे कई दफ़ा कि यार सुबह उठा हूँ तो सर फटा जा रहा है तकलीफ के मारे, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है आँखों में क्या आगे ऐसा लग रहा है जैसे पल्सिंग हो रही है, चीज़ें जो है धुंधली हो रही हैं यूँ करके। उल्टी-उल्टी हुई, उसके बाद सही हो गया। तो ये अचानक तीनों फेज सिर्फ उल्टी के फौरन बाद सही हो सकती है, या ये कुछ यानी थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, वो वापसी के रास्ते में चल रही है चीजें? ये फेजेस जो हैं ये इकट्ठे भी आ सकते हैं हम्म। और ये स्प्रेड भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 1 घंटे से 3 दिन तक का टाइम है। कुछ हम्म। लोगों को हो सकता है कि 1 घंटे बाद ही वॉमिटिंग हो, हेडेक बेहतर हो जाए। जो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन है, जो कि नर्व स्टिमुलेशन हो रही है, वहीं पे अबाउट दब हो हो जाए जाए, हाँ हाँ। और बात खत्म हो जाए। तो ऐसा ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वॉमिटिंग चलती ही रहती है जब तक आप उसको कुछ कोई मेडिसिन नहीं देते, आप हम्म। किसी तरह से उस स्टिमुलस को, उस जो नर्व स्टिमुलेशन ब्रेन में हो रही है, उसको स्टॉप नहीं करते, उसको रोकते नहीं, तब तक ये सिम्टम्स चल चलते सकते रहते हैं। हर शख्स जो है वो फर्क है। और ये भी नहीं कि आपको अगर एक तरह की आपके टिपिकल सिम्टम्स है माइग्रेन के, तो वो सारी जिंदगी वैसे ही रहेंगे। हैं। हम्म। अगर आज आपके सिम्टम्स कंट्रोल में हैं और आपको लगता है कि 1 घंटे में ही ठीक हो जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी ऐसा ही हो सकता है आपको कुछ मजीद ऐसे खराब भी हो सकती है। एपिसोड्स हों जिसमें आपको माइग्रेन जो है वो काफ़ी लंबी चले। हम्म। और ये भी हो सकता है कि आपकी माइग्रेन वैसे ही वो काफ़ी ख़राब हो, लेकिन कुछ उम्र गुजरने के साथ उम्र का तकाजा है। वो सारा सिस्टम जो है वो डैम्पन डाउन हो जाए और आपकी माइग्रेन जो है वो कंट्रोल में आ जाए अच्छा। नेचुरली। हाँ। अच्छा, यानी उम्र के साथ साथ ये डैम्प भी हो सकती डैम्प है। भी हो सकती है। हाँ हाँ। अच्छा, हम दवाइयों के बारे में थोड़ा सा बाद हुँ, में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके कॉमन ट्रिगरिंग सिम्टम्स के हुँ, ऊपर बात करते हैं कि हुँ, ऐसे क्या ट्रिगरिंग सिम्टम्स है माइग्रेन के जो माइग्रेन ट्रिगर करते हैं, यानी क्या हुँ, है, क्या वजूहत की बिना पे माइग्रेन शुरू हो जाती है, हुँ, और क्या ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होते हैं, हुँ, या ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली हर एक को उठ के आ रहे हुँ। होते देखिए, फिर वो पहली बात जो समझने की है कि माइग्रेन के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई मोडालिटी नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि मैंने ये टेस्ट करवाया है, वो पॉजिटिव आया है और आपको माइग्रेन है। ये सब आपके सिम्पटम्स, आपकी हिस्ट्री पे बेस करता है। आप क्या बताते हैं, आप हैं? क्या महसूस करते हैं, आपकी अपने जो सिम्पटम्स के बारे में एहसासात क्या हैं, सब और कितने अच्छे तरीके से आप बयान करते हैं अपने सिम्पटम्स, सब उस पे डिपेंड करता है। तो ये कहना कि सबको एक ही तरह के सिम्पटम्स होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हम्म। हम ये सारी हिस्ट्री की कलेक्शन के बाद आप कहते हैं कि अक्सर माइग्रेन पेशेंट्स में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। हम्म। उसमें से कुछ आपको भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स आपको आएँ। हम्म। और ये ज़रूरी नहीं कि जो आपको आ रहे हैं वो वही सिम्टम्स किसी किसी दूसरे को दूसरे आएँगे को। तभी माइग्रेन होगी। हम्म। इसलिए कुछ सिम्टम्स और साथ कुछ ट्रिगर्स। अब आपने बात की कि ये माइग्रेन होती क्यों है? हम्म। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये न्यूरोवास्कुलर थ्योरी है। हम्म। ठीक है, ये इस तरह हमने टेस्ट करके देखा है कि इन इन चीज़ों से माइग्रेन इंड्यूस की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि उनमें इन पेशेंट्स में ये होता क्यों है स्टार्ट से, ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये बहुत मुश्किल है। इसके कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये माइग्रेन ट्रिगर होती है। हम्म। ट्रिगरिंग का ये मतलब नहीं है कि वो माइग्रेन की कॉज़ है। वो सिर्फ माइग्रेन को धक्का लगा रही है, वो सिर्फ स्विच ऑन कर रही है। हम्म। लेकिन अंदर असल असली असल वजह कुछ और है। वजह क्या है, वो क्लियरली अभी तक किसी को नहीं पता। वो एक थ्योरी है हम्म। जो जिसके बेस पर हम काम कर रहे हैं और वो अभी तक तो लग रहा है कि सही सही काम हो रहा चल रहा है। तो ट्रिगर्स में हर शख्स के अपने ट्रिगर्स होते हैं। है। ट्रैवल जो है वो एक कॉमन ट्रिगर आप समझ लें। अक्सर लोगों को खास तौर पर प्लेन ट्रैवल में जब एयर प्रेशर चेंज हो रहा है, अक्सर लोगों को माइग्रेन होती है। गाड़ी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे माइग्रेन हो सकती है। स्टारवेशन से अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, आपने पानी नहीं पिया, आपने खाना नहीं खाया, वो आपका ट्रिगर हो सकता है। सरप्राइजिंगली कम सोना तो सबको पता ही है। अगर आप थके हुए हैं, आपने नहीं सो पाए किसी भी वजह से, तो आपको हेडेक हो सकती है, माइग्रेन टाइप की हेडेक हो सकती है। हम्म। सरप्राइजिंगली अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं,
तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है। अच्छा। तो माइग्रेन जो के लोग हैं, वो अक्सर आप उनसे पूछेंगे तो उनको पता होता है कि हमने कितने घंटे सोना है। अगर वो संडे को भी वो 8 बजे उठ जाएंगे, कि उनको पता है कि अगर उन्हें 9 बजे तक वो बेड में लेटे रहे तो पक्का हो जाएगा। तो फिर हेडेक शुरू हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगी। यार तो हेडेक यहाँ से होगी या बेगम से होगी? नो कमेंट। सही तरीका है। नहीं, ये बात जो है ना, ये समझने की जरूरी है। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि कम सोना जो है, वो टायर्डनेस जो है, वो ही माइग्रेन की ट्रिगर करता है। वो तो सबको पता है, वैसा ही होता है। और लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि ज्यादा सोना जो है वो माइग्रेन सफरर्स के लिए भी उतना ही ट्रबलसम है। अब अक्सर जो कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, वो अपने टाइम, उन्होंने स्पेसिफिक टाइम रखा होता है, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। अब एक तो मेरा पेशेंट था, वो तो कहता है मैं 3 दिन सोता ही नहीं वो है। क्यों? कहता है जब तक मैं नहीं सोता तब तक मेरी माइग्रेन ठीक रहती है। अच्छा। तो एवरीबडी इज डिफरेंट। डाइट के बारे में काफ़ी बात होती रही है। चॉकलेट्स जो हैं वो ट्रेडिशनली कहते रहे हैं कि चॉकलेट्स एंड कैफीन जो है वो माइग्रेन को ट्रिगर करती है, लेकिन कैफीन जो है वो माइग्रेन को बैठा भी देती है। ट्रीटमेंट में भी हेल्प दे सकती है। तो ये आपको खुद ही पता चलता है। ब्राइट लाइट्स जो हैं, लाउड नॉइज, ये काफ़ी ट्रिगर्स हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि मैं अक्सर डार्क ग्लासेस लगा के फिरता हूँ, वो खाली फैशन स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइग्रेन को कंट्रोल करने की सिम्टम्स तो भी है आपके। अक्सर ओके। ब्राइट लाइट अगर आपकी आंखों में मारी जाए तो उससे भी ट्रिगर होता है। स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस, एक तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, बीमार हैं आप, वो तो ठीक है, समझ में आती है। एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसका स्ट्रेस है, घर में क्या सूरत हाल है उसका स्ट्रेस है। जितने ज़्यादा आप स्ट्रेस होंगे उतनी आपकी जो नर्व्स की सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, और आपको जो हेडेक के, माइग्रेन के चांसेस होंगे। तो ये चीज़ें, ये ट्रिगर्स जो हैं, ये आपकी हिस्ट्री से ही पता चलेंगे, और ये आपको ही डिफाइन करने हैं। ये कोई और आपको आके नहीं बताएगा। तो इसमें ये अपनी हेडेक के बारे में सोचना बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ हम किया करते हैं क्लिनिक में, वो है कि जब कोई पेशेंट आता है हेडेक के साथ, तो हम उनको एक डायरी देते हैं मेंटेन करने के लिए। डायरी का मतलब है कि एक चार्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको कब हेडेक होती है, हेडेक से पहले आप क्या कर रहे थे, उस वक्त कोई सिम्टम्स थे, उसके साथ कौन से सिम्टम्स आए, कितनी देर रही, कौन से और सिम्टम्स आए और कैसे ठीक हुई। उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके कौन से ट्रिगर्स हैं और आपको किस तरह की हेडेक होती है। तो मेरा तो ये एडवाइस होगी कि इससे पहले कि आप किसी डॉक्टर से रिव्यू करें, आप पहले से ही मेंटेन कर लें चार्ट, ताकि आप वहाँ जाके बता सकें कि ये मेरा पैटर्न है हेडेक का। ठीक है। अच्छा, इन जो हमारे ख़वातीन हैं, अक्सर बेशतर उनके हार्मोन्स बड़ा ट्रिगर करते हैं माइग्रेन्स को, या वो अगर अपनी उनके पीरियड्स हो रहे हैं या वो चल रहे हैं, तो वो ये चीज़ें जो होती हैं, हार्मोनल चेंजेस या पीरियड्स होती हैं, ये क्या ट्रिगर्स ज़्यादा करती हैं, कम करती हैं? ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है माइग्रेन का उनके लिए? ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू हो सकता है। आपको कितना हार्मोनल फ्लक्स है, कितनी उसमें चेंजेस आती हैं, उससे आपकी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है, लेकिन ये सब में नहीं होती। अगर आप उन अनफॉर्चुनेट खवातीन में हैं जिनको ये ट्रिगर होती है, तो वो आपने देखा हो कि ख़ास तौर पर उन्हीं दिनों में होती है, या उससे 1-2 दिन बाद तक, और उसका ट्रीटमेंट वगैरह बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, तो ये एक अलग एंटिटी है। ये ईस्ट्रोजन की फ्लक्स की वजह से हेडेक हो रही है, और होती माइग्रेन टाइप की है। अच्छा। लेकिन ये उस तरह की टिपिकल माइग्रेन नहीं है जो कि हम डिस्कस कर अक्सर रहे हैं। बेशतर हो रही हाँ। होती है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वाओ, द टाइम इज़ पास रियली क्विकली। 1 मिनट में हमारे पास ब्रेक शुरू होने वाला है, तो जब हम ब्रेक से वापस आएँगे तो हम फिर मेडिसिन्स को लेके बात करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है खाने और पीने को भी लेके बात करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पास कुछ लम्हे हैं, तो उसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि यार, हाँ, आज मैंने ज़्यादा खा लिया है और सर में दर्द शुरू हो गया है, या आज मैंने पानी कम पिया तो इसलिए सर में दर्द शुरू हो गया है। तो ये सर का दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है, या इनको जो है वो शुरू में ही अलग से कह रहे हैं नहीं यार कोई मसला नहीं, आराम करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा गोली खा लो? कोई भी सर का दर्द
माइग्रेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अच्छा। अगर माइग्रेन ट्रिगर होनी है तो वो हो जाएगी। अगर आप उस फेज में, अगर आप पानी कम पीने की वजह से आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में हैं, हम्म। तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हेडेक हो रही हो, हम्म। लेकिन माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उस उसकी वजह। अच्छा, यानी हेडेक ने कन्वर्ट हो गई है, कन्वर्ट यानी नहीं हुई। हेडेक एक अलग चीज वो है, आपको माइग्रेन माइग्रेन एक ट्रिगर अलग चीज। होनी थी सही। और वो आपको हो गई ट्रिगर। ठीक 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 है, है, वाह। इसलिए ये ये ट्रिगर्स समझने जरूरी हैं। अगर आपने अब खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपनी ट्रीटमेंट के बारे में। हम वी विल बी हम्म, टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक्स। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसके बारे में और मजीद बात करेंगे हम्म, और देखेंगे कि हम क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ ली जा सकती है। उसके अलावा खाना पीना और हमारी अपनी हम्म। इन्वायरमेंट किस तरह इफेक्ट करती है। दिस एंड मैनी मोर आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द हेल्थ एंड फिटनेस शो। मैं फहाद मतीन हूँ, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। और आज हम शो कर रहे हैं, हमारा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है माइग्रेन के ऊपर। ये शो रिकॉर्डेड है और इसको जो है इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। ये इंस्पायर एफएम की से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, रिकॉर्डेड है। सेकेंड हाफ ऑफ द शो है। पहले हाफ के अंदर हमने बात की थी माइग्रेन को लेके कि माइग्रेन के ट्रिगरिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से माइग्रेन ट्रिगर करता है, क्या वजूहात होती है उसके दरमियान, सर दर्द और माइग्रेन में फ़र्क क्या होता है। और ये सारी चीज़ें चल रही थी शुरू में कि अचानक ब्रेक आ गया। और जब ब्रेक आता है तो फिर ब्रेक आता है अनफॉर्चुनेटली। हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। ये इंस्पायर एफएम के रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की जा रही है। नशियात और लूटन के और उसके नवाई इलाकों के तमाम लोगों के लिए है जो कि लूटन और उसके सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं, जैसे डंस्टेबल, हार्पन एंड बेडफोर्ड। और हमारी एयरवेज जो हैं वो आप सुन सकते हैं रेडियो पे, हमारे वेबसाइट के थ्रू, इंस्पायर एफएम की ऐप के थ्रू, या अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया अर्लियर कि, और सबसे पहली चीज़ हमें जो खुशामदीद कहना है वो अपने हमारे गेस्ट को देना है। हमारे गेस्ट आज पहली दफ़ा हमारे साथ आए हैं, और इंशाल्लाह ये आप आते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से हाथ में आते हैं, इतने आराम से हाथ में नहीं आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हत्थे चढ़ गए। हम उनका दोबारा खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर बहुत शुक्रिया। कासिम भट्ट साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और हमारे साथ मालूमात शेयर करने का। पहले हाफ में आपने बहुत अच्छी मालूमात दी और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं पता थी। मैं तो आज तक हमेशा यही समझता रहा था कि सर दर्द से माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। वो तो अब पता चला कि सर दर्द अलग है, हम्म, माइग्रेन अलग है। हो सकता है साइड बाय साइड चल जाए, लेकिन अ, जैसे कि हमने शुरू पहले हाफ के अंदर हमने सारी चीज़ें बात की, बहुत सारी चीज़ों को लेके बात किया। सेकंड हाफ में हमने कहा था कि हम जो हैं वो दवाइयों के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सी दवाइयाँ सही रहती हैं, डाइट क्या इस्तेमाल किया जाता है, पानी हमने कितना पीना है, और उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स क्या होते हैं, माइग्रेन अटैक क्या चीज़ होती है, उन सारी चीज़ों को हम लेके इस सारे सेक्शन में बात करेंगे। रेड फ्लैग्स जैसे आपने कहा था। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि दवाइयाँ हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन चीज़ होती है। लोग कहते हैं यार क्या दवाई ली जाए, और पैरासिटामोल खा लिया जाए या आइब्रोफिन खा लिया जाए या और कुछ ले लिया जाए, फौरन सारी चीज़ें। और हर एक के अपने होता है। फिर वो भी हैं जो कहते हैं नहीं मेडिसिन नहीं लेना है, जाओ देखिए, सर। ये डिपेंड करता है कि आपको माइग्रेन कितनी मर्तबा होती है एक हम्म। महीने में। अगर आपको बहुत कम माइग्रेन होती है, आपको वैसे हेडेक होती रहती है, लेकिन जो माइग्रेन टाइप की हेडेक है वो आपको महीने में 1 या 2 मरतबा होती है, हम्म। तो आप बड़े आराम से एस्प्रिन या पैरासिटामोल या नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, इनमें से कोई भी चीज़ ले जो सकते हैं। ओवर द काउंटर मिल ओवर द सकता काउंटर आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी हेडेक उनसे बेहतर हो जाती है, तो इससे बेहतर क्या और बात हो सकती है कि आपको और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जो एस्प्रिन की के बारे में बता दूं कि जो डोज उसकी सजेस्टेड है, जो कि हेल्प करती है, वो 900 मिलीग्राम्स तक है। तो वो काफ़ी यूके में मिलनी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर लोग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का। आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम्स, अगर आपको कोई उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अगर आपका सीने में जलन वगैरह नहीं होती उससे। जो चीज़ नहीं काम करती वो कोडामोल या कोडीन है, है। वो आपने हेडेक के लिए नहीं लेनी है। अच्छा, लेनी नहीं है वो। नहीं लेनी है वो। उससे आपको सिर्फ जो है एक एहसास हो सकता है कि आपकी हेडेक कम हो रही है, लेकिन वो आपकी हेडेक को बेहतर नहीं करती है, और उससे आपको एनाल्जेसिक अब्यूज हेडेक के चांसेस जब बढ़ जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है? हाँ हाँ। ये
ऐसी है कि अगर आप फर्ज करें महीने में 15 दिन से ज़्यादा अगर आप कोडीन टाइप की मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं हेडेक के लिए, तो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा हेडेक शुरू हो गई है, क्योंकि आपके जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं और फिर आपको इसलिए हेडेक होती है क्योंकि आप इतनी मेडिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोडीन इज नॉट कोडीन कोडीन हेडेक के लिए कोई इतनी अच्छी दवाई नहीं है। तो सिंपल जो ट्रीटमेंट है वो तो ये है। अब इसके साथ एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपको माइग्रेन में नौजिया होता है, आपको तो आपका दिल खराब होता है, आपको लगता है कि आपको उल्टी आएगी और अक्सर लोगों को उल्टी आ भी जाती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपका मैदा रुका हुआ है, क्योंकि नर्व्स ने काम नहीं कर रही हैं उस तरह, सेंसिटाइज्ड है और आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो आगे नहीं जा रहा है। तो आप जितनी भी दवाइयाँ खाएंगे वो काफ़ी अरसे तक पेट में ही पड़ी रहेंगी और उसकी वजह से आपको नौजिया होता है। तो जो अ, आजकल तरीका है, जो इफेक्टिव तरीका है दवाई लेने का, वो यह है कि जब आप पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन लें तो उसके साथ आप एक उल्टी कम का को रोकने की दवाई भी लें, एंटीएमेटिक्स जिसे कहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो मेटोक्लोप्रामाइड आप यूज कर सकते हैं, साइक्लोजीन कर सकते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड का फायदा है कि वो जो मैदा है उसकी मोटिलिटी को भी बढ़ाती है, खाली करती है उसे उससे उससे आपका नौजिया भी सेटल होता है। और एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि जब आप अगर वो नौजिया सेटल ना, अगर आपको नौजिया ना भी हो रहा हो तब भी आप ये एंटीएमेटिक और पेन किलर का कॉम्बिनेशन लें तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका ट्रीटमेंट काम करेगा, क्योंकि जब तक वो पेट से आगे जाएगी नहीं दवाई तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। लेकिन ठीक है, मेट्रोक्रोमाइड तो आराम से आपको बगैर उसके प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं मिल नहीं, सकता। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो वो आपको आपका केमिस्ट से भी आप ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, नहीं तो ये चीज़ तो फिर आपको अपने जीपी जीपी से से डिस्कस बात करनी, आपको जीपी ही प्रिस्क्राइब करके देगा। ठीक है। ठीक है, ये एक और चीज़ जो आप बाकी फिर चीज़ें जो कि जनरल जो जीपी आपको प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं, जो स्पेसिफिक ख़ास तौर पर माइग्रेन के लिए टैबलेट्स बनाई गई हैं वो ट्रिप्टैन्स हैं। वो जो आपकी नर्व स्टिमुलेशन हो रही होती है ब्रेन में उसको अफेक्ट काम डाउन करती कर हैं। देता ठीक है, और ये सिर्फ एक्यूट अटैक के लिए होती हैं। और ये इसका फ़ायदा तब होता है जब आपने उस हेडेक के जब वो स्टार्ट होती है, जब आपको पता चल जाए कि मुझे माइग्रेन टाइप की हेडेक होने लगी है, उस वक्त आप लेते हैं। अगर आप इतना इंतजार करेंगे कि कि वो ट्रिगर आपको कर दिया। जिस्म में दर्द शुरू हो जाए तो फिर वो कम उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, फिर उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो वो विंडो जो है इफेक्ट ट्रिप्टन्स की इफेक्टिव होने की, उसको भी थोड़ा मद्देनजर रखना चाहिए। आपने खास टाइम पे अगर आप बहुत पहले ले लेंगे तो अभी आपका मूड खराब होना शुरू हुआ है, आपने दवाई ले ली है, नहीं काम करेगी, आपको फिर भी माइग्रेन होगी। अगर आपने बहुत देर कर दी है, आपको वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है, आपको जिसम में दर्द भी शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर हो गई है, शायद इतना काम ना करे वो। ठीक है, फिर आपको शायद पूरा 3 दिन इंतजार ही करना पड़े। तो उस विंडो को भी देखना ज़रूरी है कि आपने उस विंडो में कब ये यूज़ करनी ले है। लेनी है। ओके। तो ये एक्यूट अटैक की ज़्यादातर यही चीज़ें हैं। अपने आप को पानी पिएं, वेल हाइड्रेटेड रखें। अक्सर लोग लाइट बंद करके बैठते हैं, थोड़ी देर सुकून में बैठना चाहते हैं, उससे अक्सर ठीक हो जाती है। अच्छा, ये जो आपने ट्रिप्टन्स बताई हैं तो ये अगर हम ये प्रिवेंटिवली भी ले सकते हैं, यानी नॉर्मल दवाइयों के तौर पे रोजाना के हिसाब से भी लिया जा सकती है, या इसको खाली उसी वक्त लिया जाए जब भी ये अटैक शुरू हो रहा हो? ट्रिप्टेंस का प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। अच्छा। ट्रिप्टेंस का काम ही ये है कि जब वो एक्यूट अटैक को रोका जब जाए। आपकी ब्रेन में वो नर्व स्टिमुलेशन शुरू हो तो ये उसको अबॉर्ट करे। ठीक है, साथ ही ये आपकी आपकी नर्व्स को अफेक्ट करेगी और आपकी ब्लड वेसल्स वापस श्रिंक हो जाएंगी, खास रिसेप्टर्स पे काम करती है। लेकिन अ, इसका प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। ठीक। अगर आप इसको हर रोज लेंगे तो फिर वही बात होगी जो कि कोडीन के साथ थी, फिर आपको एनाल्जेसिक अब्यूज हेडेक के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर आपको इसलिए हेडेक होगी क्योंकि आप इतनी सारा दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, बाज लोगों के ऊपर ट्रिप्टन्स काम नहीं करते हैं। हम्म, अनफॉर्चुनेटली मैं मेरी बहन एक है हम्म, अनफॉर्चुनेट लोगों में से जिन पे ये काम नहीं करता, बल्कि हम्म, उल्टा खराब हो जाती तबीयत। तो उनके लिए वो क्या करें फिर? वो हम्म। क्या ले सकते हैं? पहले तो ये चीज़ देखने की है कि वो ट्रिप्टन्स काम क्यों नहीं कर रही हैं, हम्म। किस किस तरह की ट्रिप्टन आपने यूज़ की है।
जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आपने एक ट्रिप्टन 2 मरतबा इस्तेमाल कर ली है और आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो फ़ायदा नहीं देगी, फिर आपको चेंज कर लेनी चाहिए। और उसके चेंज करने का तरीका ये है कि आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है। आपके ख़्याल में वो ज़्यादा काम नहीं कर रही है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स का मसला है, आपको लगता है काम तो करती है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, तो आप उसका रूट चेंज कर सकते हैं। आप ओरल के बजाय नेज़ल ट्रिप्टन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छा। आपने नाक में स्प्रे करना है उसका। हम्म। अगर आपको वो इफ़ेक्टिव लगती है, तो वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रिप्टन सूट नहीं करती है, तो फिर आपको एक्यूट अटैक के लिए ये जो पहले हमने बातें की हैं, पैरासिटामोल और आइब्रोफेन का वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आपको प्रिवेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी अभी हम बात बात करेंगे। करेंगे। हाँ, अच्छा, माइक्रोमैक्स भी उसी किस्म ट्रिप्टन का हिस्सा है, ट्रिप्टन की सीरीज पड़ती है। माइक्रोमैक्स हम्म। माइक्रोमैक्स ट्रिप्टन की तो जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो सब जेनरिक नेम्स हैं। सुमाट्रिप्टन है, ऑल्मेट्रिप्टन है, माइक्रोमैक्स में आई एम नॉट श्योर कि इसमें क्या अच्छा, है। ठीक है। अच्छा, जो हमने बताया था, वो लोग जो कि दवाई नहीं लेना चाहते हम्म हैं और हम्म फिर वो डाइट से कंट्रोल करना हम्म चाहते हैं, उनके लिए क्या किया जा हम्म। सकता उनके लिए बहुत ज़रूरी है, है दुआ के कि अलावा? वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी माइग्रेन को खुद समझें, खुद पहचानें। ये कोई और नहीं आके उनको बताएगा, ये उनको खुद ही समझना पड़ेगा कि उनकी माइग्रेन किस चीज़ से ट्रिगर होती है हम्म। और वो ट्रिगर्स आपने कंट्रोल करने हैं। इससे पहले कि हेडेक हो, आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रक्चर्ड आपको रखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आपने कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। ट्रैवल करना है तो आपने पहले से तैयार होके अपने आप को तैयार तैयार रखना है हम्म। कि आप स्ट्रेस फ्री हों, रिलैक्स्ड हों। अगर आप समझते हैं कि आइबुप्रोफेन पहले ही लेने से आपका ट्रैवल में हेडेक चांसेस कम हैं, तो आप उस तरफ जाएं, आप ले सकते हैं। हम्म। लेकिन जब हेडेक शुरू हो जाती है, तो उसके अलावा अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखने के अलावा, पानी पीने के अलावा, रेस्ट करने के अलावा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं रह जाता। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई माइग्रेन कोई नई चीज़ आ गई है। ये जब से इंसान है तब से ये हेडेक्स माइग्रेन और है। ये माइग्रेन चल रही है और इंसान जी रहे हैं। कभी कोई माइग्रेन से किसी की मौत तो नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि लोग बर्दाश्त नहीं करते और अगर वो कर सकते हैं और वो समझते हैं कि मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और मैं एक दिन में मेरी माइग्रेन ठीक हो जाएगी और मैं अपना काम करता रहूँगा, तो बहुत इस बड़े मुकालते में। नहीं, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम्म। वो कर सकते हैं। फ़र्क हर चीज़ का, हर इलनेस का फ़र्क, पहली बात तो हर चीज़ जो है ना, वो फिजियोलॉजिकल चीज़ की एक्सट्रीम प्रेजेंटेशन होती है। हम्म। तो जब वो आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे ना, आपकी डेली रूटीन पे, हम्म। तब आप कहते हैं प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ठीक है? और तब आप कहते हैं कि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। सही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, अगर आपको 2 घंटे के लिए हेडेक होती है और आप ठीक हैं, आप उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही। ठीक है? सही। अच्छा, जहाँ तक खाने-पीने का ताल्लुक है, तो कोई ऐसी खाने-पीने की या कोई ऐसी ग़िज़ायत है जो कि हम अगर लें तो वो माइग्रेन को कम ट्रिगर करने के चांसेस कम हो, या वो अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा ज़्यादा हो, माइग्रेन ट्रिगर ना हो रहा हो, या कोई ऐसा खाना जो हम खाने की वज़ह से सर में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाए? ट्रेडिशनली तो चीज़, चॉकलेट, कैफ़ीन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज़िक्र किया गया है और यही चीज़ें बताई जाती हैं कि ख़ास तौर पर चीज़ के साथ, कैफ़ीन के साथ, ये इनके साथ ट्रिगर हो सकती है। लेकिन ये फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि ट्रिगर होती है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ट्रिगर नहीं होती और मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरे ख्याल में बीएमजे में शायद शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने ये रिसर्च की कि वाइटामिन्स का इसमें क्या रोल हो सकता है, और उन्होंने ओमेगा 6 और राइबोफ्लेविन रिच फूड जो है, हुँ, हुँ। खास तौर पर डाइटिशियन से बनवा कर इन पेशेंट्स को दिया है। और उन्होंने ये देखा कि जो जिन लोगों को ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे रहे थे हुँ, हुँ। विद फूड, उनकी माइग्रेन जो है वो कम थी।
और जिनको राइबोफ्लेविन जो है विटामिन है वो जिन खानों में ज़्यादा थी उनकी माइग्रेन कम थी। तो ओमेगा 6 वालों की ज़्यादा थी और जिनकी राइबोफ्लाविन कम थी। अच्छा दोनों तो ये अच्छा लेकिन ये चीज़ जो राइबोफ्लेविन तो अब नाइस गार्डन्स का हिस्सा है, हम्म, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ओवर द काउंटर भी आपको मेरे ख्याल में मिल जाएगी। और वो अगर आप अपनी डाइट में रखें तो उससे माइग्रेन कम हो सकती है। ओमेगा का मैंने सिर्फ वैसे जिक्र किया कि लोग किस तरह की रिसर्च करते हैं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी गाइडेंस, अच्छा किसी यानी गाइडेंस का हिस्सा यानी कि नहीं है। लोग जाके मछली खाना शुरू कर दे मछली खाना शुरू कर दे कि इंटरेस्टिंगली उन्होंने मछली के थ्रू ही उन्होंने रिसर्च की यानी थी। इसका मतलब हाँ, जाए मछलियाँ ही मछली खाएं अपनी सर को लेकिन दर्द कम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसी किसी वो सिर्फ एक रिसर्च आर्टिकल है, सिर्फ ये बताने के लिए कि लोग किस तरह की चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, हम्म, वो देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें खाने के साथ भी कौन सी यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन ये ट्रिगर्स जो हैं ये फिर आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। मैनेज करने पड़ते हैं। अब अच्छा डिहाइड्रेशन बड़ा ट्रिगर है इसका। तो अपनी ये अपने आप को मेंटेन करना कि मैं इतना इतना मैं पानी पीऊँ दिन में कि मुझे हेडेक ना हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अक्सर लोगों को रमज़ान में हेडेक होती है, हम्म, माइग्रेन होती है, उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना बर्दाश्त करना पड़ता पड़ता है। है। अच्छा सिट्रस फूड्स का इसमें कोई कोई दखल है क्या, क्योंकि ये कहा जाता है कि नहीं। सिट्रस फूड खाने से माइग्रेन कम हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं। ऐसी कोई रिसर्च मेरी नज़र से तो नहीं अच्छा गुजरी। अच्छा दूसरा ये कि जहां तक आपकी ये है बात जैसे कि कैफीन हाई कैफिनेटेड हुँ, ड्रिंक्स हो गए, मैं हुँ, नाम तो नहीं ले सकता हुँ, लेकिन आप समझ रहे हैं, जिनको हुँ, अक्सर बेशतम कहते हैं कि हुँ, भाई ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिसमें हाई कैफीन कैफीन और कॉफ़ी के अलावा भी हुँ। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, अ, तो वो ड्रिंक्स से भी तकलीफ शुरू हो जाती है माइग्रेन को मैनेज करने के लिए भी यूज़ करते हैं बाज़ लोग, माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो पेन पीना सही देखिए, है? कैफ़ीन जो है मेडिकल यूज़ के हिसाब से इन करेक्ट डोजेज़ वो एक पेन किलर के तौर पे काम करती है। लेकिन जिस कैफ़ीन की हम बात कर रहे हैं, वो कॉफ़ी और इन बोल चीज़ों देते में हैं पाई रेड बुल जाती है। जो है या हमारी अब दूसरी जो वो जहाँ तक मेरा अपना हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम उनको हेल्दी फूड्स में शामिल नहीं करते। सही ठीक है? तो मेरे ख्याल में इतना कहना काफ़ी है कहना कि अगर काफ़ी होगा, माइग्रेन हो या ना हो, उनको उनसे अवॉइड ही रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा जहाँ तक जो ताल्लुक आपने बताया था, हमने पहले बोला था कि वो ख़वातीन जो कि हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही होती हैं या पीरियड्स में हो रही होती हैं या उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, पीएमटीज़ वगैरह जिसे कहते हैं हम, तो उनके लिए भी वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आइब्रूफिन एंड पैरासिटामोल के साथ, या उनके लिए स्पेशल कोई डिफरेंट रेजीम चलती है जिसके लिए उनको जीपी से कांटेक्ट करना ज़रूरी है? अगर तो वो आइबुप्रोफेन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल होती तो उनकी रेजीम बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, उनको जीपी से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और उसमें उनको ट्रिप्टन है ख़ास, हुँ, जो हुँ। कि उनको यूज़ करनी पड़ेगी, और वो भी रोज़ाना 3 दिन पीरियड शुरू होने से पहले, और यूजुअली 2 या 3 दिन तक उसके बाद, वो 1 हफ्ता उनको हर रोज़ खानी पड़ेगी, हेडेक है या नहीं है। अच्छा, तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि कि वो वो माइग्रेन प्रिवेंटिव प्रिवेंट भी कर सकती है। इसलिए ठीक मैंने है, कहा था कि वो थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। सही। अच्छा, आपने पिछले हाफ में हमने रेड फ्लैग सिम्पटम्स की थोड़ी-सी हुँ। बात हमने करना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं बचा था। तो रेड फ्लैग सिम्पटम्स क्या होते हैं हमारे लिए? देखिए, रेड फ्लैग सिम्पटम्स वो होते हैं जिसमें आपको इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, ठीक है? जिसमें आप समझते हैं कि कोई खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। अब माइग्रेन जो है, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में प्राइमरी हेडेक कहते हैं। इसका मतलब है कि ये आपको सर में दर्द हो रही है, लेकिन कोई उसके दिमाग के अंदर या सर के अंदर कोई वजह नहीं है, जो कोई सीरियस पैथोलॉजी नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हेडेक हो रही है। हुँ, अगर कोई सीरियस बीमारी हो, उसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। और ये सारे रेड फ्लैग्स जो हैं, ये उस सेकेंडरी हेडेक को पहचानने के लिए हैं। कि अब अगर 3-4 चीज़ें अगर मैं ज़िक्र करना चाहूँ, कि अगर आप को हेडेक हो रही है और आपको एक लगता है कि आप आराम से बैठे हैं और पीछे आप एकदम से सर में दर्द शुरू हो गई है, अच्छा मतलब पीछा के ज़रा ऐसे के किसी ने बैट मारा सर के ऊपर, और पहले मिनट के अंदर वो अपनी मैक्सिमम
इंटेंसिटी पर है, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग होती है, तो दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग। हो सकता है कि सर के अंदर कोई ब्लीड हुई है जिसकी वजह से ये हेडेक हुई है। अगर आपको हेडेक के साथ फेशियल आपके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आपका जो फेस है एक साइड से ड्रूप कर रहा है, या आंख जो है वो ड्रूप कर रही है, या आपका हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रोक के साइन हो सकते हैं। आपको फिर उसी वक्त यही नहीं जाना है। अगर आपको बुखार है, बुखार के साथ आपको थ्रॉबिंग हेडेक हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये मेनिंजाइटिस के साइन हो सकते हैं। आपको फिर जाना है, ठीक डॉक्टर्स है। के पास। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है और आपको कभी माइग्रेन नहीं हुई, और आपको लगता है कि अब मुझे पहले अटैक हो रहा है माइग्रेन का, तो उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि 50 से ऊपर पहला अटैक माइग्रेन का ये थोड़ा कम चांसेस हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कोई और वजह तो नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये अगर आप 3-4 चीज़ें अगर आपको पता हो कि हेडेक जो है वो 2 तरह की हो सकती है ना, प्राइमरी प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर आपने ये सिम्पटम्स अपने ज़हन में रखे हुए हैं, तो हर दफ़ा आपने ये नहीं सोचना कि मुझे माइग्रेन ही है। गोल्डन रूल ये है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर आपको कोई डाउट है, आप घर में मत बैठें, आप किसी ना किसी हेल्थ सर्विस से कांटेक्ट करें, या आप 111 फ़ोन करें, या आप अपनी जीपी के साथ अपॉइंटमेंट बने अगर मिल जाए या आप अर्जेंट जीपी पर जाएं, या वॉक इन सेंटर में, या आप डायरेक्टली ए नहीं जाएं, ठीक है। इसी तरह अगर अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है और आपको हेडेक हो रही है, लेकिन नज़र भी थोड़ा एक आंख से कम आ रहा है, लेकिन हो सकता है जॉइंट सेल आर्टराइटिस हो रहा हो, तो आपको अपने जीपी को देखना है इमरजेंसी के तौर पर। तो ये रेड फ्लैग्स जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। सबसे मुश्किल तब मेरे ख्याल में होती है जब आपको पहले ही किसी ने कह दिया हो कि आपको माइग्रेन है, और अब आपको हेडेक हो रही हो, और आप यही सोच के बैठे हो कि नहीं मुझे माइग्रेन है, या डॉक्टर भी यही सोच रहा हो नहीं नहीं इसको तो माइग्रेन ही है और अंदर सिम्टम्स कोई कुछ और और है। चल तो रही हो। हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना हर स्टेज पर, ये बड़ा ज़रूरी है। अपने सिम्टम्स को बार बार रीअसेस करें, यहीं पे वो सिम्टम डायरी भी काम आती है। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं, ये मेरी हेडेक नहीं है, ये वाली जो सर दर्द हो रही है ये माइग्रेन वाली नहीं है, ये कुछ और है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आप इस बात के लिए कि आप किसी डॉक्टर से जाके उसी वक्त रुजू करें, ताकि आपकी प्रॉपर असेसमेंट हो सके। आपकी अपनी असेसमेंट अपने बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपके दिमाग के अंदर जाके नहीं देख सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, ना आप मेरे दिमाग के अंदर, आप जो कहेंगे मैं उसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैंने उसी पे फैसला करना है। सही। तो ये आपका कहना बहुत ज़रूरी है कि नहीं ये मेरी हेडेक वो वाली नहीं नहीं है, है। ये कुछ और है। सही। अच्छा, जो साइनसाइटिस है, बात होगा साइनसाइटिस सिम्टम्स में भी आपको सर में दर्द हो रहा होता है, आधे सर में दर्द हो रहा होता है, आंखों के अंदर सॉकेट्स वगैरह होता है, तो क्या वो भी माइग्रेन की तरफ ट्रिगर कर रहे होते हैं, या वो? साइनस इन्फेक्शन जो है, या साइनसाइटिस की इन्फ्लेमेशन आप समझ लें, जी। इन्फेक्शन तो बात आगे निकल जाएंगी थोड़ी तो उसकी पेन जो है वो और सिम्टम्स के साथ आती है। यूजुअली आपको साइनस कंजेशन होती है, यूजुअली इधर सामने दर्द होगी, या फेस पर होगी, या नीजल कंजेशन आपको पहले से ही महसूस हो रही है, बुखार भी आपको उसके साथ चढ़ सकता है। ख़ास तौर पर आप जब सर अपना नीचे करते हैं तो आपको सर दर्द होती है, रात को आप सोते हैं तो ठीक हो जाती है, सुबह उठते हैं तो तो बड़ा हालत खराब होती है। सर दर्द आपको दोबारा हो रही होती है। तो ये अक्सर 7-8 दिन में या 3 हफ्ते तक ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, ठीक है। ये माइग्रेन की हेडेक नहीं है। साइनसाइटिस यूजुअली आपको काम करने से नहीं रोकती है, माइग्रेन यूजुअली आपको काम करने से रोक देती है। मुझे एक दफा डॉक्टर अबू बकर ने बताया था, ने बताया था कि अगर आप उठ के जो है 5 पाउंड का नोट अगर उठा सको जमीन से और वापस बैठ सको, तो इसका मतलब आपको माइग्रेन नहीं है। ये बात भी ठीक है। अच्छा, वाओ, द टाइम हैज पास्ड रियली क्विकली। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो सबसे पहले तो क्विकली एक पॉजिटिव मैसेज, और हम अपनी लुक आफ्टर किस तरह कर सकें इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो
स्ट्रेस लेना कम करें, दूसरों के बारे में सोचना कम करें, मुश्किल। अपने बारे में, अपने ख्यालात के बारे में सोचें, अपने ख्यालात कितने पुख्ता हैं, किस चीज़ पर बेस्ड हैं, उसके बारे में सोचें। आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। दूसरी, ये तो साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात है। दूसरी है फिजिकल हेल्थ। अब ये आप डॉक्टर तालिब अबू बकर की बात कर रहे हैं, वो बहुत प्रमोट करते हैं पार्क रन को। नहीं, आई थिंक वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं उतना ही आपका जिस्म जो है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और वो इन चीज़ों को फाइट कर सकता है। तो एक्सरसाइज इटसेल्फ जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। एंडोर्फिन्स को हम कहते हैं नेचुरल पेन किलर्स। उससे वैसे ही आपकी एक्स एंड पेन्स और हेडेक जो है बेहतर हो जाती है। तो अक्सर लोग जो कहते हैं ना, मैं दौड़ नहीं सकता, वो कोई मसला है मेरी फैमिली में, कहते हैं फैमिली में मसला ये है कि कोई दौड़ता ही नहीं है। कोई दौड़ेंगे तो मसला होगा। बिल्कुल सही। तो तो बाकी भागना शुरू करें। बाकी माइग्रेन की अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक्स होती हैं, अगर आपको 4 से ज़्यादा एपिसोड होती हैं महीने में, तो बहुत सी नई ऑप्शंस भी हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं प्रिवेंशन के लिए। अब वो एक काफ़ी लंबा वो एक टॉपिक है, लंबा वो टॉपिक है, इंशाल्लाह हम लोग इसको फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर तमाम नाज़रीन हज़रात के सबके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये रह रही हैं सिम्टम्स, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें, जीबी को कॉल करें, 111 को कॉल कर सकते हैं, या अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो 999 को भी कॉल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपके आने का, हमारे साथ अपनी मालूमात शेयर करने का। और वाकई एक ऐसा सिम्टम, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है कि हमें अक्सर बेशतर नहीं पता होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह आज पहली दफ़ा आए लेकिन अब आते रहेंगे आप इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बुलाने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट शो। एंड हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की हमेशा रहती है। अगर आपको कोई सवाल करना है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे स्टूडियो पे भी कॉल करके हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। अगली दफ़ा तक के लिए, टिल नेक्स्ट शो, आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।